सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर से एक नई वीडियो में। तो हम करा रहे हैं आपकी प्रमोशन बैंक प्रमोशन एग्जाम की, जो कि आपके पास रहेगा सब स्टाफ टू क्लरिकल और क्लरिकल टू ऑफिसर। तो उसमें 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक अभी हमारे पास चल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं, 2 वीडियो हमने कर ली है और आगे का पार्ट आज हम करने वाले। लगभग 3 वीडियो या 4 वीडियो इसकी और बनेंगी, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत लंबा है और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, इसलिए थोड़े छोटे पार्ट में हम इसको करते रहेंगे। और मॉक टेस्ट आपके पास लगातार आ रहे हैं। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है या फिर टॉपिक खत्म होने से पहले आपके पास नया मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास आज का सेक्शन 18। सेक्शन 18 बताते हैं हमारे पास, अमाउंट स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स। यानी कि जो अमाउंट है वो अगर अलग अलग लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि जो वाउचर आपके पास आता है या फिर चेक आपके पास आता है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास आता है जिसमें कि अमाउंट अलग अलग लिखा गया है। फिगर में मान लो 10,000 रुपये लिखा हुआ है और जो आपके पास है वर्ड्स है उसमें 1,00,000 रुपये लिखा गया है। तो उस वक्त देखिए क्या करना होता है, इफ द अमाउंट इज रिटन डिफरेंटली इन वर्ड्स एंड फिगर्स द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड सेल प्रीवेल। यानी कि अगर इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड्स के अंदर जो लिखा गया है अमाउंट, उसके हिसाब से आपको पे करना होता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके वाउचर है फॉर एग्जांपल, और अगर जो जो वाउचर देने वाला जो कस्टमर है वो आपके पास है, आपके पास खड़ा है, तो उसी वक्त वो अमाउंट जो, यानी कि उसमें जो भी करेक्शन है वो आपको ठीक करानी है। ये बात तब की है जब जो कस्टमर हो उस वक्त प्रेजेंट ना हो। अदरवाइज आपको, या फिर आपको कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कोई अल्ट्रेशन हुई है, तो आपको एक बार जो कस्टमर है उसके साथ बात जरूर करनी चाहिए। सेक्शन 19 हमारे पास आता है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। तो देखिए, पेएबल ऑन डिमांड वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कोई टाइम मेंशन नहीं है कि ये जो पेमेंट है या ये जो पेमेंट है, यानी कि वो कब की जाएगी, पेमेंट के लिए कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। एंड विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, और उस पर इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, वो पेबल ऑन डिमांड होगा। कोई डेट लिखी नहीं है, जब भी उसको प्रेजेंट किया जाएगा उसको पे किया जाएगा ऑन डिमांड। मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को, जिस पे कोई डेट नहीं है, उसको जब भी जो पेमेंट चाहिएगी उसकी ऑन पेमेंट उसका सॉरी ऑन डिमांड उसकी पेमेंट की जाती है। सेक्शन 20 आपके पास है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। तो इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी कि जो पूर्ण ना हो, जो पूरा ना किया गया हो। The holder has the right to complete the instrument for any amount not exceeding the value covered by the stamp। यानी कि इसमें क्या बोला गया है, अब इनको हेट में कई चीज़ें आ जाती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम क्रॉसिंग वगैरह करेंगे, अल्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें हम जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है स्टैम्प्ड वाले की। तो इसमें क्या है कि जो होल्डर है, होल्डर के पास राइट है कि वो एक इनकोहेट यानी कि अपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंप्लीट कर सकता है फॉर एनी अमाउंट। यानी कि जिस फॉर एग्जाम्पल हम चेक की बात करें, चेक दिया गया, उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखा गया है, तो जो होल्डर है उसके ऊपर अमाउंट वो डाल सकता है, नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैम्प। लेकिन जो स्टैम्प के जितना अमाउंट स्टैम्प के अंदर बोला गया है भाई इससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है, तो उसके अंदर कितना भी अमाउंट डाल के वो पेमेंट ले सकता है। उससे ज़्यादा यानी स्टैम्प से ज़्यादा वो पेमेंट नहीं ले सकता। तो ये होता है हमारे पास इनकोहेट। इनकोहेट का मतलब होता है जो पूरा ना हो, जो इनकम्प्लीट हो। और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है वो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, द पर्सन साइनिंग सच इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर द अमाउंट फिल्ड इन। और जो पर्सन है, द पर्सन साइनिंग सच इंस्ट्रूमेंट, जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है, इज लाइबल टू ए होल्डर, वो होल्डर के लिए लाइबल होगा। किसके लिए? होल्डर इन ड्यू कोर्स, लाइबल टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर द अमाउंट फिल्ड इन। यानी कि जो भी अमाउंट फिल किया गया है,
तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए वो पर्सन लायबल होगा। नेक्स्ट इसमें है ए पर्सन अदर देन ए होल्डर और अदर देन ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से अलग कोई पर्सन है तो कैन नॉट रिकवर मोर देन द अमाउंट इंटेंडेड बाय द सिंगर। यानी कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से अलग कोई जो व्यक्ति है तो वो जो अमाउंट है उससे ज़्यादा वो रिकवर नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 21। तो देखिए क्या है, तो सेक्शन नंबर 21 में आपके पास आएगा ए साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें है हमारे पास फर्स्ट होता है जैसे एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, एक ही मतलब है इसका मतलब होता है मीन्स ऑन डिमांड, यानी कि ऑन डिमांड जिसकी पेमेंट करनी है एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट उसको बोल देंगे। और आफ्टर साइट का मतलब क्या है, इन केस ऑफ ए प्रोमिजरी नोट मीन्स आफ्टर प्रेजेंटमेंट और साइट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि पहले उसको लेके आ जाएगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद मान लो उसकी पेमेंट की जाएगी। तो वो होता है आफ्टर साइट, देखने के बाद। एक तो ऑन डिमांड है, ठीक है, वो हो गया एट साइट। और आफ्टर साइट का मतलब क्या है, पहले उसको लेके आ गया, उसको चेक किया, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस की अगर बात करें तो आफ्टर साइट मीन्स, आफ्टर साइट का बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या मतलब होता है, आफ्टर साइट मीन्स आफ्टर एक्सेप्टेंस नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या क्या देखिए आपके पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर बात करें तो आफ्टर साइट का मतलब के बाद मतलब क्या होगा कि एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है, नोटिंग हुई है, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस हुई है, नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको तो उसकी नोटिंग हुई है, या फिर और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस की, या फिर उस जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उसकी जो प्रोटेस्ट हुआ है। अब इन जो आपके पास वर्ड है जैसे नोटिंग है और प्रोटेस्ट है, इसका मतलब देखिए क्या है। अब इस प्रोटेस्ट का मतलब वो नहीं है जो धरना आपने सुना होगा, इसका मतलब देखिए क्या है। सबसे पहला है नोटिंग, नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। देखिए क्या होगा, व्हेन द ड्रॉवी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, केस क्या है यहाँ पर कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको पे करना है, तो जब उसको प्रेजेंट किया गया, ड्रॉवी को बोला गया कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसकी पेमेंट कीजिए, लेकिन जो ड्रॉवी है वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है पेमेंट को या उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है, द रिफ्यूजल इज रिकॉर्डेड बाई ए नोटरी पब्लिक। तो वो जो रिफ्यूजल है वो नोटरी कराई जाती है, नोटरी पब्लिक के द्वारा वो नोट की जाती है। द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिंग, और जो पेमेंट का जो पीरियड होगा, जो ग्रेस जो पीरियड होगा, जो भी होगा वो नोटरी पब्लिक जो पीरियड है, यानी कि जब एक्सेप्टेंस आया था उसके बाद वो जो स्टार्ट होगा वो वाला पीरियड। और तो नोटिंग का मतलब सीधा सा क्या होगा कि भाई आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, आपने ड्रॉवी के पास भेजा कि पेमेंट कीजिए, लेकिन जो ड्रॉवी है वो क्या करता है, वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो उस केस में क्या होता है, उस जो बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटरी पब्लिक कराया जाता है, जैसे हम कहते हैं ना एफिडेविट बनवा लिया, तो उसका नोटरी कराया जाता है कि इस पर्सन ने जो अपना बिल जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो एक केस तो होगा। दूसरा क्या होता है, प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि इसमें भी नॉन एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, इट इज ए formal certificate issued by a notary public stating that the drovey has refused to accept the bill of exchange। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अब नोटिंग तो हो गई, नोटिंग जो नोटरी पब्लिक हो गया, नोटिंग कर ली है, उसके बाद क्या होगा, एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है, प्रोटेस्ट। तो सीधा सा क्या हुआ, बिल भेजा, ड्रॉवी ने लेने से मना कर दिया, उसका नोटरी पब्लिक के द्वारा नोटिंग किया गया और उसके बाद जब उसका एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस का, तो उसे बोल देते हैं हम प्रोटेस्ट। अब अगर अब भी आपका कोई डाउट यहाँ पे रहता है तो यहाँ आपके पास एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए
ड्राज ए बिल ऑन बी फॉर 50,000। ए ने बी को 50,000 रुपये का बिल भेजा है। बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अब जो बी है उसने उसको रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये पे नहीं करूँगा, मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो क्या होगा, द होल्डर अप्रोचेस ए नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हु रिकॉर्ड्स द रिफ्यूजल, जो रिफ्यूजल किया गया उसकी वो नोटिंग कराएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करा लिया। एंड इशू ए प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, और नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है भाई, कि उसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो क्या होगा, नॉन एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसका एक फॉर्मल सर्टिफिकेट बन गया। उस फॉर्मल सर्टिफिकेट को बोलते हैं हम प्रोटेस्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, या फिर मुझे पर्सनली। तो नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 22, ये हमें बताता है मैच्योरिटी के बारे में। देखिए, मैच्योरिटी मीन्स द डेट ऑन विच ए प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। अब इसमें ध्यान ये रखना कि इसमें चेक की बात नहीं की गई है, चेक की बात इसमें नहीं की गई है। मैच्योरिटी में क्या बोला गया है कि भाई मैच्योरिटी मीन्स डेट ऑन विच ए प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो हो जाता है ड्यू हो जाता है। वैसे चेक भी आ जाएगा इसके अंदर, ग्रेस के अंदर नहीं आता, इसके अंदर चेक आ जाता है। मैच्योरिटी की बात हो रही है। वैसे जो चेक है वो ऑन डिमांड होता है, यानी कि डेट जो लिखी है उसका एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर जब भी आप आओगे तो वो पे किया जाता है। उसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता वैसे, लेकिन उसका स्टेल पीरियड होता है 3 महीने का। उसके बाद आता है डेज ऑफ ग्रेस। देखिए, एवरी प्रोविजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन दोज पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंट गेट्स 3 डेज ऑफ ग्रेस। यानी कि सारे प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ उनको छोड़ के जो कि ऑन डिमांड हो, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट या क्या हो, पेबल हो, उनको छोड़ के जो भी प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है उन सभी के लिए ग्रेस पीरियड होता है 3 डेज का। अब इसमें देखिए अलग अलग हमारे पास आएंगे। द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स पेबल ऑन द 3rd डे आफ्टर द ड्यू डेट। यानी कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिजरी नोट है, उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसके 3 दिन बाद का जो उसका पीरियड बनता है, उसको पे करने का पीरियड बनता है, 3 दिन का ग्रेस टाइम जो यहाँ पर दिया जाता है। अब इसमें ग्रेस पीरियड में देखिए क्या है, सेक्शंस 23 to 25 में बताता है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी की कब मैच्योर होगा। इफ पेबल आफ्टर ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट। अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है फिर प्रोविजरी नोट है उसके ऊपर बताया गया है कि भाई इतने दिन के बाद ये पे करना है, इतने महीने के बाद ये पे करना है, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या बनेगा, कोरस्पोंडिंग डेट, जो डेट बोली गई है भाई इतने दिन के बाद, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, मान लो 45 दिन बोला गया था, तो उसके अंदर 3 दिन आप और जोड़ लीजिए, तो ये हो गए 48 डेज। ग्रेस पीरियड सभी में रहेगा आपके पास 3 डेज का, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जितनी डेट बोली थी उसके बाद 3 डेज और होंगे, वो उसका बनेगा मैच्योरिटी पीरियड। उसके बाद इसमें आता है इफ पेबल आफ्टर ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइट। अगर क्या बोला गया है कि आफ्टर साइट, देखने के बाद एक अब ऊपर देखिए इन दोनों केस में फर्क क्या है। ऊपर तो सिर्फ ये था कि भाई उसको लेके गए, ठीक है, या फिर उसके ऊपर डेट लिखी गई है कि भाई इसके बाद वो 3 दिन के बाद ड्यू हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इस पर कोई डेट नहीं लिखी है। इसमें क्या है कि भाई जब लेके जाएंगे उसके बाद वो स्टार्ट आपके पास होगा, स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर साइट, साइट के यानी कि उसको देखने के बाद। तो इसी में मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट, जब उसको प्रेजेंट किया गया फॉर साइट, उसके बाद स्टेटेड मंथ, यानी कि अगर 2 महीने का टाइम दिया गया था, यहाँ पे मान लो जो स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ है वो मान लो 2 मंथ है, ठीक है, 2 महीने का टाइम था, तो सबसे पहले क्या होगा, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जैसे आज है 10 अगस्त आपके पास है, 10 अगस्त को आपको आपके पास वो प्रेजेंट किया गया, उसके बाद उस पर जो स्टेटेड मंथ लिखे गए 2 मंथ, तो 2 मंथ वो हो गए,
तो आपके पास डेट क्या आ जाएगी अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर आ गई। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई उसके बाद 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा, तो यानी कि आपके पास हो जाएगा 13 ऑफ अक्टूबर। ये होता है इसमें ग्रेस पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और आपके पास सभी में ग्रेस पीरियड 3 दिन रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या आता है, इफ पेएबल आफ्टर ए स्टेटेड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट मैच्योर्ड डेट, कि अगर क्या बोला गया कि ये पेएबल आफ्टर स्टेटेड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट, कि एक डेट से इतने दिन के बाद उसको पे किया जाएगा, तो क्या होगा मैच्योरिटी पीरियड क्या बनेगा, डेट ऑफ ड्रॉविंग प्लस स्टेटेड डेज जो बोला गया है कि कितने डेज होंगे प्लस 3 डेज। नेक्स्ट क्या केस आता है इसमें, इफ पेएबल आफ्टर ए स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर साइट, यानी कि देखने के बाद कितने दिन के बाद वो पे करना है, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या बनेगा, सबसे पहले उसको प्रेजेंट किया जाएगा डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, उसके बाद उसके स्टेटेड डे मान लो 10 दिन लिखे गए हैं कि देखने के बाद आफ्टर साइट 10 दिन, तो 10 दिन वो हो गए प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका मैच्योरिटी पीरियड। तो ये आपके पास अलग अलग है, सभी में आपके पास जो ग्रेस पीरियड रहेगा वो रहेगा 3 डेज का। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है यहाँ पे समझाने में, आपको लग रहा है कि कोई जो पीछे छूट गया कोई चीज़, तो आप बेझिझक कमेंट में या फिर वहाँ पे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। उसके कोशिश करेंगे या तो वहाँ पे या फिर उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जब आती है तो उसमें आपको वो चीज़ समझाई जाए। नेक्स्ट इसमें आता है कैपेसिटी टू मेक प्रोमिजरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, कि भाई प्रोमिजरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स बनाने की कैपेसिटी किसके पास है, तो एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय मेकिंग, ड्राइंग, एक्सेप्टिंग, एंडोर्सिंग, डिलीवरिंग एंड नेगोशिएटिंग ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, यानी कि कोई भी पर्सन है वो अपने आप को ये दूसरे को बाउंड कर सकता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो तीनों चीज़ हो रही है उन उसको बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट उसको कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है और डिलीवरी भी कर सकता है उसकी, यानी कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो सारे के सारे जो काम है, ये सारे के सारे जो काम है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। कौन कर सकता है, एवरी पर्सन। उसके बाद आता है ए माइनर। अब माइनर की अगर बात करें तो ए माइनर में ड्रा, माइनर जो है ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, डिलीवर कर सकता है एंड नेगोशिएट भी कर सकता है ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज। ठीक है, सारी पार्टीज उसमें वचनबद्ध हो जाएंगी, लेकिन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि भाई जो बाइनर है वो काम तो सारे कर सकता है, चेक बना भी सकता है, उस पर साइन भी कर सकता है, एंडोर्स उसको कर सकता है, डिलीवर उसको कर सकता है, लेकिन और जिससे क्या होगा कि मान लो किसी कंपनी में है मान लो वो, तो उस कंपनी की तरफ से उसने चेक दे दिया तो कंपनी बाउंड हो गई उसमें पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो कंपनी बाउंड हुई है, वो खुद उसमें बाउंड नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो माइनर है वो किसी भी लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो उसके अंदर वचन जो बंद नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है ए corporation cannot make, endorse or accept negotiable instruments unless it is specifically empowered by the law in force, कि भाई अगर कोई कॉरपोरेशन है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई निगम है, जैसे हम बोल देते हैं नगर पालिका हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई कॉरपोरेशन है वो कैन नॉट मेक, ना तो बना सकती है ना एंडोर्स कर सकते हैं और ना ही और एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते अनलेस, कब तक, इट इज स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द लॉ इन फोर्स, अगर किसी लॉ में स्पेशली उनको ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है, तो केस क्या रहेगा कि भाई वो कोई भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, एंडोर्स नहीं कर सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल, कि भाई होल्डर के क्या क्या राइट होगा अगर जो बिल है वो लॉस्ट हो गया है, हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था, देखिए क्या होता है, व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज लॉस्ट बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लॉस्ट हो गया है, खोया गया है, किससे, होल्डर से,
बिफोर ओवरड्यू, वो ओवरड्यू अभी नहीं हुआ था, तो द होल्डर मे रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू इशू अनदर बिल ऑफ द सेम टेनर। तो जो कस्टमर है, यानी कि जो होल्डर है, वो क्या कर सकता है रिक्वेस्ट ड्रॉवर को कि भाई आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे दिया था वो लॉस्ट हो गया मेरे से, तो आप मुझे उतनी ही डेट का, जो पहले डेट थी उसके ऊपर स्टेटेड, उतनी ही डेट का नया बिल आप मुझे बना के दे दीजिए। इसकी रिक्वेस्ट होल्डर के द्वारा की जा सकती है। अब द होल्डर मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी कि इंडेमनिटी, टू प्रोटेक्ट द ड्रॉवर अगेंस्ट एनी फ्यूचर क्लेम इफ द ओरिजिनल बिल इज फाउंड। अब इस केस में जो ड्रॉवर है वो क्या बोल सकता है होल्डर को कि भाई आप मुझे सिक्योरिटी यानी कि इंडेमनिटी प्रोवाइड जो कीजिए। उसका मतलब क्या होगा, इंडेमनिटी को क्षतिपूर्ति बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर जो आपने लॉस्ट किया है बिल, इन फ्यूचर वो आपको दोबारा मिल जाता है, तो ऐसा ना हो कि मैं आपको नया बिल बना के दे दूं, आप वो बिल भी लगवा लो और जो नया बिल मिलेगा आप उसको भी पे करा लो। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ की सिक्योरिटी जो है वो ड्रॉवर मांग सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर बीच में इतना विश्वास नहीं है, कोई नई पार्टी है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो जिस तरीके से ये रिक्वेस्ट करेगा उसको जो बिल देने की, बिल ऑफ एक्सचेंज देने की, इसी तरीके से जो ड्रॉवर है वो भी जो होल्डर को बोल सकता है कि आप भी मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कराइए। तो इंडेमनिटी क्या होता है देखिए, होल्डर गिव्स एन एश्योरेंस दैट इफ द ओरिजिनल बिल इज फाउंड, कि भाई जो होल्डर है वो एश्योरेंस देगा, आश्वासन देगा किसको, ड्रॉवर को, कि भाई अगर ओरिजिनल बिल जो है वो दोबारा मिल जाता है एंड समवन मेक्स ए क्लेम, और कोई उसको ऊपर क्लेम कर लेता है या खुद कर लेता है वो, द ड्रॉवर विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस। तो जो ड्रॉवर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट लॉस, यानी कि जो उसका लॉस हुआ है उसको वो दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट सुरक्षा दी जाती है। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और ये कौन देगा, ये वादा कौन करेगा, होल्डर। नेक्स्ट, इफ द ड्रॉवर रिफ्यूज टू इशू ए डुप्लीकेट बिल आफ्टर सच रिक्वेस्ट, अगर जो ड्रॉवर है वो डुप्लीकेट बिल इशू करने से मना कर देता है कि भाई मैंने तो आपको दे दिया था, मैं आपको दोबारा बिल नहीं दूंगा, तो ही मे बी कंपेल्ड बाय द लॉ टू डू सो। तो जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उसको वो देना पड़ेगा, वो बाध्य है कि भाई अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा दीजिए, लेकिन जो ड्रॉवर है वो रिफ्यूज करा कि मैं नहीं दूंगा, तो उसको देना पड़ेगा लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें ये चीज़ इंडेमनिटी भी आती है कि अगर जो ड्रॉवर है वो इंडेमनिटी मांगता है और जो होल्डर है इंडेमनिटी नहीं मांगता, तो उस केस में होल्डर जो ड्रॉवर है वो भी बोलेगा कि भाई जब तक आप इंडेमनिटी नहीं दोगे तब तक मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दूंगा। तो ये दोनों को दो के ऊपर अप्लाई होगा कि अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग देना इसका बनता है, तो इसी तरीके से होल्डर का भी ये होता है कि भाई वो भी इंडेमनिटी देगा अगर जो ड्रॉवर मांगेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एस्क्रो। एस्क्रो देखिए क्या होगा, एस्क्रो मीन्स द कंडीशनल डिलीवरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशनल डिलीवरी, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई है, जैसे इट इज डिलीवर फॉर ए स्पेशल पर्पज और सेफ कस्टडी एंड नॉट फॉर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब एस्क्रो का मतलब क्या होता है, कंडीशनल डिलीवरी होती है, इसका एक स्पेशल पर्पज होता है इसका डिलीवर करने का, या फिर कि एक सेफ कस्टडी के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये किसी ओनरशिप को बिल्कुल ट्रांसफर करने के बारे में बात नहीं हो रही है, और एक कंडीशन के बारे में। अब ये आप यहाँ समझोगे, यहाँ से देखिए, ओनरशिप पासिस ओनली व्हेन द स्पेसिफाइड कंडीशन इज फुलफिल्ड। कंडीशनल है, यानी कि जो ओनरशिप है, जो मान लो पेमेंट के लिए अगर दिया गया है, तो पेमेंट तब होगी जब क्या होगा, वो कंडीशन पूरी होगी, उसको बोल देंगे हम कंडीशनल। ठीक है, और या इसको बोल देते हैं हम एस्क्रो। अब एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ए गिव्स ए चेक टू बी, कि भाई ए है, ए ने बी को एक चेक दिया है विद द कंडीशन, उसके ऊपर कंडीशन दी गई है क्या, दैट बी कैन यूज इट, कि बी इस चेक को यूज कर सकता है। कब यूज कर सकता है,
ओनली आफ्टर ए रिसीव्स द गुड्स, जब ए को गुड्स रिसीव हो जाएंगे उसके बाद जो बी है उस चेक को यूज कर सकता है। ये कंडीशन लगाई गई ए के द्वारा, यानी कि ड्रॉवर के द्वारा जिसने वो बिल दिया है। अनटिल द कंडीशन इज फुलफिल्ड, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, द डिलीवरी इज कंडीशनल, तब तक वो डिलीवरी क्या रहेगी, कंडीशनल रहेगी। उसको बोलते हैं हम एस्क्रो। कंडीशनल डिलीवरी है, जब अब मेरे पास गुड्स आएंगे तब जाके मैं आपको पेमेंट करूंगा। जब तक गुड्स नहीं आएंगे उसके ऊपर कंडीशन लगी रहेगी, उसको बोल देते हैं हम कंडीशनल डिलीवरी या फिर एस्क्रो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 31, लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर। देखिए क्या होगा, द ड्रॉवी बैंकर, ड्रॉवी बैंकर कौन होगा, जो पे करेगा, जो बैंक पे करेगा, मस्ट पे ए चेक इफ सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉवर आर अवेलेबल एंड प्रॉपरली एप्लीकेबल फॉर पेमेंट। कि भाई जो ड्रॉवी बैंक होगा वो क्या करेगा, सीधा सा मतलब क्या कि वो भुगतान करेगा। अगर भुगतान करने के लिए पैसा भी है, एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से है, तो उसको भुगतान वो करना होता है। उसके बाद है इफ बैंकर रॉन्गफुली रिफ्यूजिस पेमेंट, अगर जो बैंकर है रॉन्गफुली यानी कि गलत तरीके से जो भुगतान करने से मना कर देता है, यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, अमाउंट भी है, चेक वगैरह जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी अगर वो जो मना कर देता है पेमेंट करने से, तो उस केस में क्या होगा, ही मस्ट कंपनसेट द ड्रॉवर फॉर द लॉस और डैमेज कॉस्ट। तो जो भी ड्रॉवर का लॉस हुआ है उसको वो कंपनसेट करेगा। उसका जो लॉस हुआ है, मान लो जैसे हम बोल देते हैं कि डिश ओनर के जो चार्जेस लगते हैं, तो सारा का सारा पे किसको करना पड़ेगा, बैंक को, यानी कि ड्रॉवी बैंकर को। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास लाइबिलिटी, सेक्शन 35 आता है, लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। एंडोर्सर की क्या लाइबिलिटी होगी, देखिए, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary, every person who endorses and delivers a negotiable instrument before maturity is liable to every subsequent holder। कि भाई जितने भी एंडोर्सर होंगे, पहले ने एंडोर्स किया, दूसरे ने एंडोर्स किया, या फिर पहले जो ड्रोवर था, ठीक है, उसके बाद एंडोर्सर आया, कईयों ने एंडोर्स कर दिया, तो जितने पर्सन हो गए वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बंध जाते हैं, अनुबंध उनका यानी कि हो जाता है, और सारे के सारे उसके लिए लाइबल रहेंगे। बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी से पहले सभी जो लोग हैं वो सभी इसके लिए लाइबल रहते हैं। किसके लिए, होल्डर के लिए। द एंडोर्सर इज लाइबल इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवर, अगर जो इंस्ट्रूमेंट है ड्रॉवर के द्वारा डिसऑनर हो जाता है तो एंडोर्सर क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। बाय द किसके द्वारा, ड्रावर के द्वारा हो, एक्सेप्टर के द्वारा हो, मेकर के द्वारा हो, एंड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू हिम, और अगर उनको नोटिस भी दिया गया है डिसऑनर का, तो जो एंडोर्सर है वो इसके लिए लाइबल रहेगा। तो भाई ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिल्कुल फ्री में सारा का सारा सिलेबस करा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।